नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। अब देवियों सज्जनों, आप सभी के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया ताकि 15 मिनट में ही हम उस विशेष टॉपिक की आपके साथ एनालिसिस कर सकें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। फिलहाल हम जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज स्थल विशेषताएं जस्ट 15 मिनट के ही अराउंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यह है मेरा टेलीग्राम सेशन। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप अभी तक इसमें ऐड नहीं हुए हैं तो जरूर ऐड ऑन हो जाइए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस रहती हैं, जितना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उपयोगी मटेरियल रहता है, सब कुछ आपको यहां पर शेयर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं आपके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू मैप्स। यहां पर देखने का प्रयास कीजिए कि ये आपको एक वर्ल्ड का एक मैप दिखाई पड़ रहा है। पूरा वर्ल्ड तो नहीं है फिलहाल। यहां पर 4 स्पेशल सिविलाइजेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। एक आपको इजिप्ट की सिविलाइजेशन दिखाई दे रही है, उसी प्रकार एक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। इनमें सबसे एडवांस सिविलाइजेशन जो है वो आपको हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। देखिए, चाहे इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो, नील नदी के किनारे ही डेवलप हुई, तो जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सब नदियों के किनारे ही डेवलप हुई हैं। इजिप्ट की सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन यूफ्रेटस और टाइग्रिस, दजला और फरात नदी की घाटियों के किनारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अराउंड ही डेवलप होती हुई हमको दिखाई देती है। इन सभी सिविलाइजेशंस में सबसे एडवांस और मोस्ट इफिशिएंट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन अगर कोई थी तो वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, इजिप्ट की बात करें तो यहां पर कोई ना कोई एक राजा और रानी की हमें एविडेंस देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि यहां की स्क्रिप्ट जो है हमने पढ़ ली है। एक रोसेटा करके स्टोन है, उस स्टोन के थ्रू हमने यहां की स्क्रिप्ट को आज पढ़ लिया है। तो हमें यह ज्ञात होता है कि यहां किसी राजा और रानी किसी का भी शासन यहां पर हुआ था, जिसे हम फराओ के रूप में देखते हैं। और उन्होंने अपने संसाधनों का एक बड़ा व्यय जो है वो यहां पर गीजा के जो मिस्र के पिरामिड आपको देखने के लिए मिलते हैं उनमें बेसिकली उन्होंने नियोजित किया था। वैसे ही मेसोपोटामिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर भी जिगुरत्स का निर्माण करवाया गया था। संसाधनों का एक उपयोग जो है राजाओं ने अपनी सुविधाओं के लिए करवाया था। लेकिन यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि आज से लगभग 5 से 5,500 साल पूर्व हमें यहां पर ऐसी रोड्स देखने के लिए मिलती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए दिखाई पड़ती हैं। हर रोड के किनारे आपको डस्टबिन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। रोड्स की जो नालियां थी उनको स्टोन और ब्रिक स्लैब से बेसिकली कवर किया गया था। यहां लगभग 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की यह सभ्यता अपने आयाम में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में एक यूनिफॉर्मिटी को दिखाती हुई प्रतीत होती है। आज जिन ईंटों को आप यूज करते हैं 4:1 के रेशियो में, वो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी कि आज भी जो आप नगरों की कल्पना करते हैं, पकी हुई ईंटें, वो आपको फायर बेक्ड बॉन्ट्स ब्रिक यहां पर भी देखने के लिए मिलती हैं। फायर बेक्ड बॉन्ट ब्रिक्स यहीं पर देखने के लिए मिलती हैं। और इसकी टाउन प्लानिंग आज भी 2021 के भारत को अभी भी दिशा निर्देश देती हुई प्रतीत होती है। तो इसके बारे में आपसे विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि यह नील नदी की घाटी है, और नील नदी की घाटी के चारों ओर, इसी नदी घाटी के अराउंड बेसिकली इजिप्ट की सिविलाइजेशन को डेवलप किया गया था। चलिए यहां पर बेसिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। वैसे ही मेसोपोटामिया की दजला फरात के पास नदी घाटियां थी। यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छा स्पेशल मैप दिखा रहा हूं। ये मैप आपकी सारी दुविधाओं को पूरी तरीके से पूरा कर देगा। इस मैप को कमांड कर लीजिए, आपको हर चीज पता चल जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व हड़प्पा काल, एक है मैच्योर हड़प्पा काल, और एक है आपका पोस्ट हड़प्पा काल। अभी मैं इसके पूरे मैप आपको दिखाऊंगा, आप वेट एंड वॉच कीजिए। 1, 2, 3 यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहीं पर आप इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यहां पर एक डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं आपको बात कहूं तो आप भी जानते हैं, सबसे पहले कोई भी नगर जो होता है वो पहले गांव ही होता है। तो आप मान करके चलिए ये एक गांव का फेज है, ये फिर नगर का फेज आया। अब सर अब
ये गांव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर नगर जो है उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, नगर का डिक्लाइन हो गया। जैसे आपको मैं एक बात कहूं, 1950 की ये दिल्ली थी, 1950 की ये दिल्ली थी, ये आपकी 2015 की दिल्ली मान लेते हैं जब वो अपने नगर के फेज में पहुंच गई। लेकिन आज 2025 में दिल्ली का डिक्लाइन हो रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे डिक्लाइन हो रहा है, आप बताइए हमें। आप जानते हैं कि दिल्ली 1950 में गांव थी, ये तो आप मानेंगे, तो धीरे धीरे नगर के रूप में आई। नगर के रूप में हमने बहुत सारे यहां पर आज इंडस्ट्रीज को देखा, सब कुछ देखा। लेकिन आज आप इस चीज को थोड़ा सा अनुमान लगाइए, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को भली भांति समझते होंगे। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट देखा था, कहां पर, करोल बाग में एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पानी भर जाता है और हम अपने भावी अफसरों को वहां पर खो देते हैं, बहुतों की वहां पर डेथ हो जाती है। ऐसे ही आप मुखर्जी नगर में भी आप घूमे होंगे, तो मुखर्जी नगर में भी कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है। आज यहां से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस निकल कर जा रहे हैं, कहां पर, एनसीआर रीजन में। कोई नोएडा की तरफ जाता है, कोई गाजियाबाद की तरफ जाता है, कोई आपका हरियाणा की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अर्थात दिल्ली का तो पतन नहीं हुआ, दिल्ली के नगरीकरण का यहां पर एक प्रकार से पतन हो रहा है। अगर आज आपको दिल्ली में इंडस्ट्री लगाना हो तो आपको परमिशंस नहीं मिल पाएगी। क्यों? अभी भी AQI जो है 400 क्रॉस कर चुका है। दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में बन चुकी है, तो दिल्ली के ऊपर दबाव बहुत है। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, इसीलिए तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट आया। अब एनसीआर को डेवलप करने की बात की जा रही है। इस एनसीआर में फिर आपको गाजियाबाद ये भी डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और इधर आपके हरियाणा के रीजन है, ये लोग भी, ये सब भी आपको एनसीआर के रीजन में डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, सभ्यता का भी एक पैमाना होता है, सभ्यता का भी एक पीक पहले जन्म होता है, धीरे धीरे वो अपने पीक पर पहुंचती है। अब सभ्यता मरती तो नहीं है, लेकिन सभ्यता अपने फेस को बेसिकली चेंज कर लेती है। हमारे इकोनॉमी का भी यही फेज होता है, पहले धीरे धीरे कंपनी होती है, फिर वो ग्रो करती है, एक पीक पर आने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ आती है। ऐसे ही मानव का जीवन भी होता है। मानव पहले बेबी के फेज में होता है, और फिर वो अपनी एडल्ट की फेज में पहुंचता है, और फिर वो अपने ओल्ड की फेज में पहुंचता है। ओल्ड को बूढ़ा बच्चा भी कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही जिद सवार होती है। लेकिन उसे फिर बच्चा ही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बूढ़ा बच्चा होता है, अनुभव का ज्ञान होता है उसके पास। यही चीज सभ्यता के पैमाने के साथ भी है। इसी प्रकार हमारी ये सभ्यता ने पहले जन्म लिया तो पहले ये गांव थी, उसके बाद ये मैच्योर स्टेज में आती है, तब ये जाकर के शहर बनती है, और शहर से फिर ये आती है किसमें, आपके फिर से गांव के फेज में। गांव का फेज का मतलब है ये अपने नगरीय चरण को समाप्त कर देती है। जब ये अपने नगरीय चरण में होगी तब ये पूरे व्यापार के फेज की तरफ भाग रही होगी, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर आप इसके पूर्व हड़प्पाई चरण को देखने का प्रयास करते हो तो यहां पर पूर्व हड़प्पाई चरण आपको बेसिकली घग्गर नदी के किनारे, घग्गर और हाकरा चैनल, जिसे आप सरस्वती रिवर के किनारे भी कहते हो, यहीं पर बेसिकली ये डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। इसको बेसिकली आप संबंधित करते हैं किससे, ताम्र पाषाण काल से, जिसे आप चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का सिमेट्री आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। दोनों ही गांव के फेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पूर्व हड़प्पाई चरण के कौन कौन से स्थल हैं, जैसे बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगान है, आपको इधर धौलावीरा देखने के लिए मिल जाता है, कोटदीजी देखने के लिए मिल जाता है। तो पूर्व हड़प्पाई चरण को कोटदीजी कल्चर भी कहते हैं, आमरी नाल कल्चर भी कहा जाता है, दम्बसादात कल्चर भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर बेसिकली जो भी शहर हैं वो अभी शहर के रूप में नहीं आए हैं, वो केवल अभी गांव के फेज में हैं। इसीलिए यहां पर आपको लिखा है कि अर्ली आईवीसी जो है ये ताम्र पाषाण काल से भी पुरानी है। कोई बड़ी सिटी हमको देखने के लिए नहीं मिलती, कोई क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, और अभी कोई भी इंडस प्लेन पर एक्टिव होती हुई हमको नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो अगर आप इसको देखेंगे मैच्योर फेज में, तो यहां लिखा है अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज जो है वो अब किस में बन गई हैं, वो शहरों में बेसिकली बन गई हैं। यहां पर नई नई साइट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, सुतकांगे डोर, सुतकाको, मांडा, ये सब आपको नई साइट्स देखने के लिए मिली हैं। सोचिए यहां पर तो बंदा ना बंदे की जात यहां मिलती है, खाना पीना तो दूर की बात है। यहां पर आज भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जीवन को गुजारना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये रेगिस्तान के पूरे क्षेत्र हैं, लेकिन यहां पर सुतकांगे डोर एक
प्रॉस्परस साइट डेवलप होती है, सोतकाको जैसी एक प्रॉस्परस साइट आपको डेवलप होती हुई दिखाई देती है, तो ये सिर्फ इसी के कारण था क्योंकि ये अपने व्यापारिक फेज पर बेसिकली पहुंच चुकी थी। इसीलिए बहुत सारी साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। लोथल भी है, इधर आपको बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगान। पहले जो ये गांव के स्थल हुआ करते थे, अब ये शहर के स्तर को बेसिकली प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जैसे ही इसके नगरीकरण का पतन होता है, वैसे ही लोकलाइजेशन का एरा आता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कोरोना का पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड के बाद आपने क्या किया, अपने सारे द्वार को बंद कर लिया था। आपने अपने सभी द्वारों को, भारत के द्वारों को बंद किया, अमेरिका ने अपने द्वारों को बंद किया, डी ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया। तो वो डी ग्लोबलाइजेशन यही है एक प्रकार का, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अर्थात सभ्यता के नगरीकरण का पतन हो गया और लोकलाइजेशन का फिर से प्रारंभ हुआ। अब फिर से ये गांव की तरफ उन्मुख हो गए। इसीलिए यहां पर अब कौन कौन सी संस्कृति आपको देखने को मिलती है, जैसे झूकर संस्कृति है, सिमेट्री एच कल्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ओसीपी कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है, जो आलमगीरपुर के रूप में है। अब सोचिए ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया कभी डेवलप तो होता नहीं है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जबकि एक्टिव इंडस साइट्स जो थी वो बेसिकली इंडस रिवर के अराउंड थी। लेकिन यहां पर देखिए अब ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है और यहां पर ऑकरी कलर्ड पॉटरीज कल्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जबकि हड़प्पा में आपको आरबीडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू कल्चर देखने के मिलता है, ब्लैक एंड रेड वेयर देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आपको ओसीपी, ये बर्तन है, बर्तनों से भी अनुमान लगाया जाता है कौन सी सभ्यता प्रॉस्परस है, कौन सी सभ्यता प्रॉस्परस नहीं है। तो अब यहां पर आपको बर्तनों से पता चल रहा था कि ये डाउन हो रही थी। उसी प्रकार आपको रंगपुर कल्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि लेट आईवीसी साइट्स जो है वो संख्या में तो ज्यादा हैं, लेकिन इनमें नगरीकरण का किसी भी प्रकार का प्रमुख तत्व नहीं है। जैसे मैं इनके व्यापार की आपको बात बताऊं, तो व्यापार में आपको देखिए यहां पर ये हड़प्पा है, मेलुहा, इसी प्रकार यहां आपको मगन दिख रहा है, यहां पर दिलमुन दिख रहा है। आप अगर यहां पर देखें तो ये जलमार्ग के थ्रू भी व्यापार किया करते थे, और इधर से अगर आप देखेंगे तो स्थल मार्ग के थ्रू भी व्यापार किया करते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हड़प्पा एक मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी को बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी। मतलब ये निर्यात ज्यादा करते थे, आयात कम किया करते थे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे मिला? ऐसे इस तरीके से हमको ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा की बहुत सारी मोहरें जो हैं वो हमको निपुर में, सूसा में, उर में, यहां पर आकर के देखने के लिए मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनके यहां एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। वैसे भी हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स थी, जैसे हड़प्पा खुद जो सबसे पहले एक्सकेवेट की गई थी 1920 में, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में इसको खोजा गया, एक्सकेवेट किया गया था। अब हड़प्पा पहला स्थल था, इसको एक्सकेवेट किया गया था, इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हम देखने के लिए मिलता है। लेकिन आगे जाकर के इंडस वैली के किनारे हमने बहुत सारे स्थलों की खुदाई की, तो वहां से हमें फिर और भी स्थल प्रकाश में आए। तो इसीलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कर दिया था। तो इस प्रकार से ये आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों तरीके से बिल्कुल आपको कवर होते हुए दिखाई देती है। अगर मैं हड़प्पा को आपसे यहां पर बात करूं, तो हड़प्पा में आप 3 चरण देखते हैं। पूर्व हड़प्पा का चरण जो आपको सरस्वती रिवर के किनारे डेवलप होता हुआ दिखाई देता है, जिसे आज आप घग्गर हाकरा चैनल के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार इसका मैच्योर हड़प्पा चरण जो कि इसके शहरीकरण को दिखाता है, शहरीकरण का अर्थ इतना है कि यहां पर फिर आपको टाउन प्लानिंग इनकी देखने के लिए मिलेगी। टाउन प्लानिंग में 90 डिग्री पर काटने वाली आपको इनकी रोड्स देखने के लिए मिल जाएंगी। इनकी ब्रिक्स का साइज देखने के लिए मिलेगा, जो 4:1 का रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार इनकी धार्मिक प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक प्रक्रियाओं में मूर्ति पूजा यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मातृ देवी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा पशुपति महादेव की भी पूजा होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा वृक्ष की पूजा है, पशु की पूजा है, ये सारी पूजाएं भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी प्रकार अगर मूर्ति कला की बात करें, तो जैसे आज आप मूर्ति बनाते हैं, यही मूर्ति कला हमने यहां से भी ली हुई है। तो यहां हमें पत्थर की मूर्ति कला भी देखने के लिए मिलेगी, धातु की मूर्ति कला भी देखने के लिए मिलेगी। आपको मालूम है कि मोहनजोदाड़ो से कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसे बेसिकली लॉस्ट वैक्स मेथड के द्वारा डेवलप किया गया है। अब आप कहेंगे लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होता है? कुछ नहीं, मोम से पहले आकृति बनाई जाती है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, उसके बाद उसमें मेटल को भरा जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आपको इसी कालखंड में देखने के लिए मिल जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी में एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी इनको प्रॉपर ज्ञान था।
मैथमेटिक्स का इनको प्रॉपर ज्ञान था, ये सारी चीजें भी हमको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। उसी प्रकार आभूषण प्रिय सोसाइटी हुआ करती थी, आभूषण प्रिय सोसाइटी हुआ करती थी। उसी प्रकार यहाँ के मिट्टी के बर्तन भी यहाँ की विकसित सभ्यता की ओर इंडिकेट करते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें आज भी हम एज इट इज बेसिकली यूज कर रहे हैं, आज भी हम इसी प्रकार से यूज कर रहे हैं। और जब इसका लेट हड़प्पा का चरण आया, जिसे उत्तर पूर्वी हड़प्पा चरण के रूप में आप जानते हैं, तो ये फिर से अपने गांव के फेज में पहुंच गई, लोकलाइजेशन के एरा में पहुंच गई। और इस लोकलाइजेशन में फिर अलग अलग संस्कृतियां आपको देखने के लिए मिली, जैसे झूकर संस्कृति आपको देखने के लिए मिली, कब्रग्रह संस्कृति देखने के लिए मिली, रंगपुर संस्कृति देखने के लिए मिली, आलमगीरपुर में ओसीपी संस्कृति या गंगा यमुना दोआब संस्कृति भी आपको देखने के लिए मिलती है। आशा करता हूं कि इस लेक्चर को आपने ठीक तरीके से समझा होगा, कैसे इसका जन्म हुआ पूर्व हड़प्पा के चरण में, कैसे ये मैच्योर हड़प्पा के फेज में आपको दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारी साइट्स प्रकाश में आती हैं, जिसका उत्तरी बिंदु मांडा और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर और ईस्टर्न बिंदु आपको आलमगीरपुर देखने के लिए मिलता है। और कैसे फिर उत्तर हड़प्पीय चरण आता है, जिसमें फिर से ये गांव के फेज में पहुंच जाती है, क्योंकि इसके व्यापारिक नेटवर्क जो है वो खत्म हो गए थे इसी कारण। तो लोकलाइजेशन का एरा चालू हो गया था। ये सारी चीजें आपके साथ मैंने अभी समझने का प्रयास किया। तो 15 मिनट के टॉपिक में मैंने आपको ब्रीफ में डिस्कस करने का प्रयास किया है इसके बारे में। और डेली मैं आपके साथ रात्रि 9 PM से 10 PM आधुनिक भारत की भी क्लास ले रहा हूं, खासकर यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए चल रहे हैं, जिसमें आरंभ बैच भी है, 14.0, जो कि आपका प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों को फोकस करते हुए एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच, इसमें आपको प्लैटिनम, इसमें आपको 2 प्रकार के बैच देखने के लिए मिलेंगे, एक गोल्ड होगा और एक प्लैटिनम होगा। प्लैटिनम बैच वो बैच है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, बुक्स भी मिलती हैं, टीचर्स की स्पेशल मेंटरशिप मिलती है, सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। गोल्ड में बुक्स नहीं मिलती हैं, टेस्ट सीरीज नहीं शामिल होती है, स्पेशल टीचर की मेंटरशिप शामिल नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैच रहता है प्लैटिनम। उसी प्रकार हमारा मेंस का आलेखन का बैच भी चल रहा है। यदि आप 2025 या 26 के लिए जा रहे हैं तो जरूर मेंस के आलेखन बैच को ज्वाइन कीजिए, ये आपको आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसी प्रकार पीसीएस के लिए 2026 के लिए प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी बैच को ज्वाइन करें, आप वहां पर मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साई लाइफ। इससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो देवियों सज्जनों, सेशन को आज यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपके साथ जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।